हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे बायोएथिक्स, हिस्ट्री एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो ये है बेसिकली मेडिकल एथिक्स का टॉपिक है। यूनिट 1, बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन। द फील्ड ऑफ बायोएथिक्स जो होती है एमर्ज करती है किससे कैसे कैसे हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चर, उसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसमें बायोएथिक के फील्ड्स होते हैं। ठीक है, पहला आता है अब्यूजेस इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। तो अब्यूज़ कैसे होता है ह्यूमन के एक्सपेरिमेंट्स, लाइक इवेंट्स जो होते हैं वो अनएथिकल मेडिकल एक्सपीरियंस के थ्रू होते हैं ऑन पीपल, जो कि हाईलाइट करते हैं नीड्स फॉर एथिकल स्टैंडर्ड्स को लेके। सेकंड पॉइंट आता है एडवांस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो किस तरह से मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, किस तरह से इनोवेशंस हो रहा है, लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजीज़ जो है वो रेज कर रही हैं मोरल क्वेश्चंस को। ठीक है, मेडिकल पैराडिगम्स। तो पीपल जो है वो बिगन कर रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ हेल्थ केयर को लेके, जो कि फोकस करेगी मेनली कहाँ पे, क्योरिंग करने में डिसीज़ को और इम्प्रूव करने में क्वालिटी ऑफ लाइफ। फोर्थ पॉइंट आपका आता है न्यू सोसाइटल कंसर्न्स। तो न्यू सोसाइटल कंसर्न्स क्या है, जैसे कि टॉपिक्स होते हैं हमारे इवेंट हेल्थ को लेकर, बिहेवियर कंट्रोल को लेकर, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं इसको भी मैनेज करने में काम करता है। आगे हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट की। तो ग्रुप जो होते हैं वो एडवोकेट करते हैं राइट्स जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे हेल्थ को लेके, हमारे प्राइवेसी को लेके, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को लेके, एंड ऑफ लाइफ केयर को लेके डिमांड करता है एथिकल फ्रेमवर्क। लास्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजिकल एज एथिक्स। तो यहाँ पे हमारे रैपिड डेवलपमेंट हो रहा होता है टेक्नोलॉजी का, जो कि क्रिएट करता है क्या, मोरल गाइडेंस टू नेविगेट करने के लिए इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ को। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तो वॉरेन टी रिच जो है वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बायोएथिक्स उन्होंने लिखा था 1978 में। उनका वर्क रहा है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बायोएथिक्स पे, जिसमें वो हमें क्या बताते हैं बायोएथिक्स के बारे में कि ये क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसका, ह्यूमन बिहेवियर का, उसके लाइफ का, किस तरह से साइंस में, हेल्थ केयर में वो इफ़ेक्ट कर रहा है और किस तरह से वो एग्जामाइन कर रहा है मोरल वैल्यूज़ और उसके प्रिंसिपल को। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या आता है। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं यूनाइट करता है डाइवर्स पर्सपेक्टिव को विद इन द फील्ड, और क्या करता है, डिफरेंस करता है ओपिनियन अमंग द एक्सपर्ट, जो कि डिफ़िकल्ट होता है अचीव करने के लिए कंप्लीट एग्रीमेंट को ऑन द स्कोप ऑफ बायो एथिक्स। अब रीज़न क्या है एमर्जेंस ऑफ बायो एथिक्स के, यहाँ पे 3 रीजन्स हैं। पहला आता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन वैल्यूज़ में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कैसे कैसे, इशू ऑफ लाइफ को लेकर, डेथ को लेकर और हेल्थ को लेकर, जो कि बिकम मोर कॉम्प्लेक्स है न्यू टेक्नोलॉजीज से। सेकेंड पॉइंट आपका आता है बायोमेडिकल एडवांसमेंट। तो सिंस द 1950s डेवलपमेंट जो होती है लाइफ प्रोलॉन्गिंग टेक्निक्स की, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की, वो कहीं ना कहीं रेज्ड हुई हैं एथिकल डिलेमास में। थर्ड पॉइंट आपका आता है मोरल चैलेंजेस को लेके, जो कि क्वेश्चन करता है हमारे यूथनेशिया, एवेसी, रिसोर्स एलोकेशन, इन्वायरमेंट, हेल्थ, इंटेलेक्चुअल एंड एथिकल डेप्थ ऑफ टू द फील्ड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में हमारी हेल्प करता है, मोरल चैलेंजेस को भी लाता है। आगे हम बात करेंगे रैपिड ग्रोथ ऑफ बायोएथिक्स। तो बायोएथिक्स की किस तरह से रैपिड ग्रोथ हो रही है। बायोएथिक्स हैज़ ग्रोन क्विकली ड्यू टू द ओपननेस ऑफ स्कॉलर्स एंड इंस्टीट्यूशंस टू द मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़। तो बायोएथिक्स किस तरह से अब ग्रो हो रहा है, किस तरह से फैल रहा है, क्यों, क्योंकि जो स्कॉलर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ह्यूज लेवल पे अब आ चुके हैं। उनकी स्टडीज़ जो है वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी हो चुकी हैं, और स्पेशली वो पर्सनल एंड सोशल एक्सपेक्ट को, ह्यूमन बिहेवियर के भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एच स्ट्रैम हर्ट सेवरल फैक्टर्स हैड कंट्रीब्यूटेड टू राइज। तो इन्होंने क्या करा है, बताया है टेक्नोलॉजिकल एडवांस के बारे में कि किस तरह से इनोवेशन जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का रिक्वायर्ड करता है हमारे रीथिंकिंग ऑफ ओरल प्रैक्टिसेस को, रीडिफाइन करता है हमारे डेथ फोकस द ब्रेन एक्टिविटी को। बायोएथिक्स एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड इशूज सच एज, पहला आता है अब्यूजेज इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, सेकंड आता है न्यू बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ को लेकर। तो जो अब्यूजेज है हमारा ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को लेकर, उसमें ये बात करते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड की, जिसमें कि एट्रोक्रेटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि नाजी कंसंट्रेशन कैंप था, जो कि इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस वहाँ पे हाईलाइटेड हुई थी। और नूरेम्बर्ग ट्रायल का जो कि 1946 का है, जो कि कमेंट करता है इनके एक्ट्स को, फोर्स करता है यूथनेशिया को और अनएथिकल मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स को भी, जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें न्यू बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की, वो कहीं ना कहीं एडवांस हमारे डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट को, जो कि रेज करता है एथिकल कंसेंट को हमारे यूज़ में, एक्सेसिबिलिटीज़ में एंड कॉन्सिक्वेंसेस में भी।
आगे बात करते हैं द फाउंडेशन ऑफ बायोएथिक्स। तो बायोएथिक्स की फाउंडेशन कैसे हुई? तो बर्थ जो है बायोएथिक्स का वो कहीं ना कहीं क्लोजली टाइड है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स से, जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड से। यहाँ पे हम बात करेंगे 2 पॉइंट्स की, एक्सपेरिमेंटेशन अब्यूज़ की और एथिक्स बियॉन्ड मेडिसिन की। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड में क्या हुआ था, नाजी डॉक्टर्स जो थे वो कैरिड आउट हुए इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट ऑन प्रिजनर्स, और उन्होंने क्या जस्टिफाई करा कि इनको मेडिकल रिसर्च ने जस्टिफाई करा कि क्या चाहिए उनको, इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट ऑन प्रिजनर्स, इनको ज़रूरत है किसकी, डॉक्टर्स की। दीज एक्ट रिवील ड्यूरिंग द न्यूरेम्बर्ग ट्रायल के क्रिएशन होगा न्यूरेम्बर्ग कोड का, एम्फेसाइज इन्फॉर्म कंसेंट एंड प्रोटेक्शन ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट इन रिसर्च। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे भी नाजी डॉक्टर्स जो थे वो कैरी आउट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट जो होगा वो प्रिजनर्स पे होगा, मेडिकल रिसर्च जो होगी कहाँ पे होगी, वो प्रिजनर्स पे होगी। और सेकंड पॉइंट इन्होंने बात करी बायो एथिक्स की, जो कि एक्सपेंड कर रहा है टू इंक्लूड करने के लिए नॉट मेडिकल एथिक्स, सिर्फ मेडिकल एथिक्स को ही नहीं लेकिन ह्यूमन के राइट्स को, सोसाइटी के वैल्यूज़ को, और रिस्पॉन्सिबल करता है हमारी टेक्नोलॉजी के यूजेस को भी। अब हम बात करेंगे द न्यूरेम्बर्ग कोड एंड डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी फाउंडेशन ऑफ एथिकल एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में। द डॉक्टर ट्रायल एंड न्यूरेम्बर्ग कोड 1947। तो एरिस्टोक्रेसी जो थी इनमें नाजी कंसंट्रेशन कैंप में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नाजी डॉक्टर्स जो है वो कंडक्ट करते हैं क्रूअल एक्सपेरिमेंट किस पे, प्रिजनर पे, और क्या करते हैं, कुड नॉट गिव कंसेंट। तो कंसेंट भी उनका लेना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, सीधा प्रिजनर्स पे क्या होते हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो कोई साइंटिफिक बेसिस पे नहीं थे, वो इमेंस कॉज कर रहे थे, हार्म कर रहे थे और डेथ कर रहे थे किसकी, प्रिजनर्स की। After the war, these crimes were judged in 1946. The trials led to the creation of Nuremberg Code, the first document to set ethical rules for medical research. तो अगर हम पहले के बारे में बात करें 1946 में, तो यहाँ पे क्राइम भी कहीं ना कहीं जज हुआ था, और क्या बोला गया कि इनका जो ट्रायल था वो लेड करेगा क्रिएशन न्यूरेम्बर्ग कोड की, जो कि पहला डॉक्यूमेंट जो कि सेट करता है एथिकल रूल्स को लेकर और मेडिकल रिसर्चेस को लेकर। अब हम बात करते हैं द डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकी 1964 के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, बैकग्राउंड क्या है इसका, बेसिकली वो क्रिएट करता है वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा द डिक्लेरेशन ऑफ न्यूरेम्बर्ग कोड विद एक्स अपडेट क्या करता है आर्टिकल गाइडलाइंस को। और सेकंड पॉइंट का फोकस करते हैं कुछ एटोनॉमीज पे, कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे, और इंश्योर करते हैं पार्टिसिपेंट्स को कि वो अंडरस्टूड कर सके रिसर्च को और उसकी वॉलंटरीनेस को। टेंशन इन एथिकल कोड। तो यहाँ पे 2 तरह के एथिकल कोड्स हैं, पॉलिटिकल और मेडिकल कोड्स के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कोड्स में बेलमेंट रिपोर्ट 1978 के बारे में बात होगी, जिसमें कि हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से रिपोर्ट कर रही है, रेगुलेट करती है मेडिकल रिसर्च को, प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल को, उसके बारे में है। दूसरा पॉइंट आपका आता है मेडिकल कोड्स को लेकर, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ हेल्सिंकीज़ का है। इसमें क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं मेडिकल कम्युनिटीज़ को कि वो रेगुलेट कर सके अपनी मेडिकल हेल्थ को, और एश्योर करते हैं डॉक्टर कि वो बैलेंस कर सके साइंटिफिक स्टैंडर्ड जो कि एथिकल कंसल्टेशन के द्वारा होता है। अब बेलमोंट रिपोर्ट 1978 जो है वो इशू हुई थी किसके द्वारा, अमेरिकन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स के द्वारा, जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं पब्लिक डिसइंटरेस्ट इन मेडिकल सेल्फ रेगुलेशन को लेके, और ये भी एम करते हैं कि वो लोग क्या कर सके, एथिकल अपने प्रिंसिपल्स को सेफगार्ड कर सके ह्यूमन सब्जेक्ट्स को, किसमें, मेडिकल रिसर्च में। तो अब यहाँ पे बात हुई है अनएथिकल ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ बायोएथिकल कोड्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पब्लिक की जो अवेयरनेस है वहाँ पे क्या होता है, अनएथिकल ह्यूमन के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं उनके ऊपर, और उनके क्रिएशन और एवोल्यूशन जो होती है बायोएथिकल कोड्स को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। टुगी सैफली स्टडी जो थी 1932 पे स्टार्ट हुई और 1972 में ख़त्म। इन अल्बाना 600 पुअर अफ्रीकन अमेरिकन मेंस जो थे वो डाइड होते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट को, साइफ्लिस को, जो कि स्टडी करते हैं डिसीज़ ऑफ प्रोग्रेशन एंड क्या करते हैं, पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड एज क्योर इन 1974। तो क्या हुआ था, 600 पुअर अफ्रीकन और अमेरिकन जो मेन होते हैं वो डाइड हो जाते हैं इस बीमारी के कारण, साइफ्लिस की, और इसका क्योर करने के लिए क्या आया था, पेनिसिलिन आई थी डिस्कवर्ड करने के लिए, क्योर करने के लिए 1954 पे इस डिसीज़ को। और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो थी हाईलाइट हुई, बेसिकली अर्जेंट नीड पे स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस को लेकर, टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट एंड देयर इफेक्ट्स की। तो ऑर्गन प्लांट्स पहला आता है, सेकंड आता है प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो पहले जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, इसमें क्या होता था, रिफाइन करते थे नोशन ऑफ डेथ को और सेल्फहुड को। सेकंड पॉइंट है, ये लोग क्या करते थे, स्पार्ट करते थे, डिबेट होते थे किस पे, ऑर्गन
डोनेशन एथिक्स पे और कहीं ना कहीं स्केयर रिसोर्सेज पे लेकर। क्रिश्चियन बार्नार्ड जो थे वो हार्ट ट्रांसप्लांट इन 1960 में मार्क करते हैं बिगिनिंग ऑफ बायोएथिक्स एज अ डिस्टिंक्ट फील्ड को। हिमोडलासिया जो है वो कहीं ना कहीं डिसीज़ है जो कि किडनी को लेके होती है, और किडनी पेशेंट फेलियर हो जाता है उसमें, और वो रेज करता है एथिकल कंसर्न ताकि वो असिस्ट कर सके इसके और रिसोर्सेज को। प्री नेटल डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो ये अलाउ करते हैं अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ फैटल कंडीशंस को लेकर, और डिलेमास को भी देखते हैं, रिगार्ड करते हैं सेलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे। इंटेंसिव केयर और लाइफ स्टेनिंग टेक्नोलॉजीज़ होती हैं ये, जो कि हेल्प करती हैं प्री मेच्योर बेबीज़ को, न्यू बॉर्न बेबीज़ को, कि वो टर्मिनली पेशेंट जो होता है, इल होता है, वो एक्सटेंड कर सके अपनी लाइफ को। और रेज करता है क्वेश्चन अबाउट मेडिकल फ्यूटिलिटी एंड एथिकल लिमिट्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग लाइफ को लेकर। कौन? प्री नेटल डायग्नोसिस। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस इन मॉडर्न एथिक्स को लेके। तो बायोएथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू करता है, ग्रैपल करता है एथिकल डिलेमास को जो कि अराइज हो रहे हैं किसमें, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल चेंजेस को लेकर। तो पहला आता है मेडिकल एम्बिवेलेंस। तो एडवांस जो होता है मेडिसिन वो प्रमोट कर रही है वाइल प्रॉमिसिंग द अनफॉर्सीन कॉन्सिक्वेंसीज को। थैलीमोराइड ट्रेजिडीज़ जो कि 1960 में है वो कहीं ना कहीं ड्रग को कॉज कर रही है, बर्थ डिफेक्ट को। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें लाइफ एंड डेथ डेफिनेशन को लेके, तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं वो ब्लर्ड करती हैं लाइंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ को, रीजनिंग क्वेश्चन अबाउट द लाइफ बिगनिंग और उसको एंड को लेकर। थर्ड पॉइंट तुम्हारा है रिसोर्सेज स्कार्सिटी को लेके, जो कि डिसीजन अबाउट हु गेट एक्सेस टू द लिमिटेड ट्रीटमेंट और रिमेन एथिकल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में। फोर्थ पॉइंट तुम्हारा आता है बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि किस तरह से इनोवेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, किस तरह से चैलेंज कर रहा है ट्रेडिशन को मोरल फ्रेमवर्क में और ह्यूमन वैल्यूज़ में। अब हम आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ रोल इन शेपिंग एटोनॉमी। तो पहला पॉइंट आता है क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट को लेके, और दूसरा आता है ट्रांसपेरेंसी एंड चॉइसेस को लेके। तो क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकल एडवांसमेंट है जो कि टर्न करती है फैटल डिसीज़ को इनटू क्रॉनिक कंडीशंस में, और एक्टिव पेशेंट को भी कॉपरेशन फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स को लेकर करती है। तो एग्जांपल्स क्या निकल के आते हैं कि पेशेंट जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है डायलिसिस को देमसेल्फ अंडर द मेडिकल सुपरविजन में। और सेकंड पॉइंट तुम्हारा जो है ट्रांसपेरेंसी एंड चॉइसेस को लेके, तो इसमें न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स है जो कि इमेजिनिंग करती हैं टेक्नोलॉजीज़ को, जो कि मेड कर रहा है मेडिकल प्रोसेस को अनक्लियर करने के लिए, और अलाउ करता है पेशेंट को कि वो क्वेश्चन कर सके डॉक्टर्स को, और उसके इन्फॉर्म डिसीजंस को भी कहीं ना कहीं अबाउट देयर केयर को वो अपना क्वेश्चन करके पूछ सके। ठीक है, तो ब्रॉडर अब डिमांड्स क्या आती है मेडिसिन को लेकर, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं ब्रॉडर डिमांड ऑन मेडिसिन को लेकर। ठीक है, ब्रॉडर डिमांड्स ऑन मेडिसिन। तो मेडिसिन जो है वो कहीं ना कहीं नो लॉन्गर लिमिटेड होती है ट्रीटिंग इलनेस के लिए, क्योंकि कभी ना कभी तो ये मेडिसिन जो होते हैं वो इफेक्ट करना बंद कर जाती है। कैसे? दो इसके निकल के आते हैं तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है बिहेवियर मॉडिफिकेशंस को लेकर और एस्थेटिक मेडिसिन को लेकर। तो पहला आता है यूजिंग ड्रग्स जो होते हैं वो इन्हेंस करते हैं स्पोर्ट परफॉर्मेंस को और पर्सनल प्रोडक्टिविटी को। दूसरा है जो होता है एस्थेटिक मेडिसिन, जो कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में कहीं ना कहीं चेंज करता है, अपीयरेंस में हेल्प करता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जो कि यूज़ करती है हमें सोशल और कल्चरल चैलेंजेस के लिए। इनोवेशन जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और विट्रो फर्टिलाइजर जो होते हैं IVF जो होते हैं डेवलप करते हैं कहीं ना कहीं हमारे इनोवेशंस को भी। तो ये कहीं ना कहीं कुछ मेडिसिन है जो कि नो लॉन्गर लिमिटेड होती हैं ट्रीट करने के लिए हमारे इलनेस को। क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशन मेडिसिन, एलोपैथिक पैराडिग्म्स के बारे में और ग्रोथ ऑफ बायोमेडिकल पावर्स के बारे में। तो बाय 1960s एंड 1970s क्रिटिक्स जो होते हैं वो बिगिन करते हैं क्वेश्चन करने के लिए मेडिकल इंटरवेंशंस को, सच एज सरेगेसीज, ड्रग थेरेपीज़ को लेकर, और जो कि समटाइम हार्म करते हैं हमारे इनेट्रोगेंसी को। ठीक है, होलिस्टिक जो मेडिसिन होती है वो कहीं ना कहीं अप्रोच करती है हमारे होम्योपैथिक्स को और होलिस्टिक मेडिसिन को, जो कि गेन करते हैं पॉपुलैरिटी और प्रमोटिंग करने के लिए लेस इन्वेसिव और मोर पेशेंटिक सेंटर्ड केयर्स को लेके। रेडिकल अगर हम क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो थिंकर्स जो हैं लाइक लेवम ली जो हैं आर्ग्यू करते हैं मॉडर्न मेडिसिन को जो कि कंट्रोल कर सकता है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कंट्रीब्यूट करने के लिए हमारा सोसाइटिकल डिपेंडेंस ऑन मेडिसिन सिस्टम। तो मेडिकल सिस्टम पे जो भी हमारा सोसाइटी है डिपेंड कर रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा, पॉलिटिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इमर्जिंग कॉन्सर्न बियॉन्ड मेडिसिन। बायोएथिक्स जो है बिगन कर रहा है एड्रेस करने के लिए ब्रॉडर साइंटिफिक एंड सोसाइटिकल इश्यूज़ को, जैसे कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ को लेकर,
तो कंसर्न जो होता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को लेके, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, ह्यूमन हेल्थ को लेकर, ये कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करता है। न्यूक्लियर एंड टेक्नोलॉजी रिस्क को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक अवेयरनेस में ग्रो करता है। डेंजर है हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। हिरोशिमा एंड नागासाकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसने बहुत इफेक्ट करा था हमारे कोल्ड वॉर के टाइम पे। आगे हम बात करते हैं इमर्जिंग ऑफ बायोएथिक एंड इन्वायरमेंटलिज्म कॉमन ग्राउंड के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो है इन्वायरमेंटल कॉमन ग्राउंड के बारे में, तो इसमें क्या होता है, बोथ बायोएथिक्स को अगर हम देखें और इन्वायरमेंटलिज्म को, दोनों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है हमारे ह्यूमन एक्शन में, हमारी हेल्थ में और हमारे इन्वायरमेंट में। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लेखें तो डेमोग्राफिक्स को अगर हम ले लें तो इशू जो है हमारे ओवर पॉपुलेशन का और अनइक्वल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इनोवेशन जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ कहीं ना कहीं ये भी रेस कर रही है एथिकल क्वेश्चन हमारे जस्टिस और एक्सेस को लेकर। और सेकंड पॉइंट आता है कि बायोलॉजिकल जो बायोएथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व कर रहे हैं हमारे सोसाइटिकल चेंजेस को लेकर, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को एड्रेस करती है और टेक्नोलॉजी को भी कहीं ना कहीं हेल्थ में, ऑटोनॉमी में और इन्वायरमेंट में भी हेल्प करने को मदद करती है। तो